जिस धरती ने दुनिया को वैशाली के रूप में सबसे पहला लोकतंत्र दिया, जहां कभी चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासक ने पूरे अखंड भारत पर राज किया, जिसे कभी पूरे विश्व की सत्ता और दौलत का केंद्र माना जाता था, एक ऐसा वक्त भी आया जब उस धरती के लोगों को अपनी ही पहचान साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 19वीं सदी के अंत तक बिहार का नाम भारत के नक्शे पर अपनी अलग पहचान खो चुका था और यह सिर्फ विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी का एक उपेक्षित हिस्सा बनकर रह गया था। आखिर कैसे बिहार के लोग अपने ही घर में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सत्ता की नींव हिला दी। जनमल के विशेष सीरीज राज्यों की कहानी के इस पहले एपिसोड में आज हम जानेंगे बिहार के गठन से लेकर अब तक की पूरी कहानी, जहां लोग, सत्ता और समाज आपस में टकराए और भारत को एक नया राज्य मिला। कहानी की शुरुआत होती है साल 1764 से। बिहार की धरती पर लड़ा गया बक्सर का युद्ध ने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। इस युद्ध में मुगलों, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने बुरी तरह पराजित किया और साथ ही अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का पावर सौंप दिए गए। इस विशाल इलाके पर कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने एक बड़ा ही सूबा बनाया, बंगाल प्रेसिडेंसी, और यह इतना बड़ा था कि इसमें आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम तक शामिल थे और इसकी राजधानी रखी गई कलकत्ता, और यहीं से बिहार के अस्तित्व के मिटने की ऐसा शुरुआत हुई। अब अंग्रेज कोई भारत का विकास करने तो आए नहीं थे। उनके सारे फैसले कॉलोनियल नीतियों के तहत होते थे। उनका इकलौता मकसद था कि अपने व्यापार को बढ़ाना और भारत को लूटना। और क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी और सबसे बड़ा बंदरगाह कलकत्ता था, इसलिए सारा सरकारी पैसा, सारी बड़ी नौकरियां और नए स्कूल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता और उसके आसपास ही खुल रहे थे। इस दौरान बिहार को सिर्फ कच्चे माल के लिए यूज किया जा रहा था। बिहार का सदियों पुराना मशहूर हैंडलूम व्यापार भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया ताकि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बनी मशीनी कपड़ों की बिक्री हो सके। किसानों को अनाज छोड़कर जबरदस्ती नील और अफीम की खेती करने पर मजबूर कर दिया गया। बिहार की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी चोट पड़ी शिक्षा और प्रशासन पर। बंगाल के प्रशासन में बिहार को पूरी तरह से उपेक्षा हो रही थी। क्योंकि अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा कलकत्ता से शुरू की थी, इसलिए सरकारी दफ्तरों से लेकर अदालतों और पुलिस तक हर जगह सिर्फ बंगाली भाषा, संस्कृति और वहाँ के बाबुओं का ही दबदबा कायम हो गया। बिहार के लोगों के पास ना अच्छी शिक्षा थी, ना रोजगार और ना ही सरकार में कोई आवाज़। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो अपने ही देश, अपनी ही ज़मीन पर दोयम दर्जे के नागरिक बन गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सब खामोशी से सहा जा रहा था। इस घुटन के खिलाफ पहली आवाज़ 1874 में अखबारों से उठी। मुंगेर से छपने वाले उर्दू अखबार मुर्गे सुलेमान ने सबसे पहला एक नारा दिया, बिहार बिहारियों के लिए। और इसके बाद 1877 में कासिद और बिहार बंधु जैसे अखबारों ने भी खुलकर लिखा कि बंगाल और बिहार का यह बेमेल गठजोड़ बिहारियों को बर्बाद कर रहा है। यह पहचान का संकट कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 1889 में वकालत पढ़ने लंदन गए, उन्हें यह देखकर गहरी ठेस पहुंची कि वहाँ के लोग और यहाँ तक कि अन्य भारतीय भी बिहार के नाम की किसी जगह को जानते नहीं थे। बिहार अब सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी का एक उपेक्षित और गुमनाम हिस्सा बनकर रह गया। जब वो भारत लौटे तो पटना रेलवे स्टेशन पर एक बिहारी सिपाही की वर्दी पर बंगाल पुलिस का बिल्ला देखकर उन्हें बिहार का उसका खोया हुआ वजूद वापस दिलाने के लिए संकल्प लिया। डॉक्टर सिन्हा ने महेश नारायण, जो कि एक कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके साथ मिलकर द बिहार टाइम्स नाम का अंग्रेजी अखबार शुरू किया, जिसने बिहार को अलग राज्य बनाने का मांग को एक संगठित आंदोलन का रूप दिया। इन नेताओं ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ ब्रिटिश सरकार को बताया कि कैसे बिहार का शोषण हो रहा है। और इसी बीच वायसराय लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे पूरे बंगाल में इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा। डॉक्टर सिन्हा और महेश नारायण ने इस मौके का फायदा उठाया। साल 1906 में उन्होंने द पार्टीशन ऑफ बंगाल और द सेपरेशन ऑफ बिहार नाम की किताब प्रकाशित की और तर्क दिया कि अंग्रेजों को बंगाल का सांप्रदायिक आधार पर बांटने के बजाय बिहार को एक अलग प्रांत बना देना चाहिए। और उसी साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी पटना में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसने बिहारी के युवाओं में जोश भर दिया था। फिर साल 1908 में सर अली इमामी की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ, जहां सैयद मोहम्मद फरुद्दीन ने बिहार को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया। अंदरूनी दांव पेच चल ही रहे थे, तभी सर अली इमाम वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बन गए। उन्होंने अंदर से ब्रिटिश सरकार को यकीन दिलाया कि अगर बंगाल के उग्र आंदोलन को शांत करना है तो बंगाल का विभाजन रद्द कर बिहार को एक अलग प्रांत बना देना सबसे कूटनीतिक फैसला होगा। आखिरकार उनकी ये कूटनीति काम आई। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने और बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया स्वतंत्र राज्य बनाने की ऐतिहासिक घोषणा कर दी।
और फिर 22 मार्च 1912 को आधिकारिक तौर पर बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। इसी दिन की याद में आज भी हम बिहार दिवस मनाते हैं। प्रांत के रूप में अस्तित्व के बाद 1 अप्रैल 1912 पटना को इसकी राजधानी बनाई गई और सर जॉर्ज स्टुअर्ट बेली इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने और इसके साथ ही बिहार को अपने दम पर खड़ा करने के लिए प्रशासनिक ढांचे भी बनाए गए। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1 मार्च 1916 को पटना हाईकोर्ट बना और साथ ही 1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अलग राज्य बनने के बाद बिहार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रयोगशाला बन गया था। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। यहाँ के किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा जबरन अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी के इस आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया था। और यही नहीं, 1929 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भी जमींदारों के शोषण के खिलाफ देश का सबसे बड़ा किसान सभा आंदोलन खड़ा किया, जो सत्ता के खिलाफ समाज के सबसे निचले तबके की हुंकार थी। 1912 में बिहारियों को बंगाल के वर्चस्व से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन उड़ीसा के लोगों को लगा कि वो पटना के अधीन हो गए। 1920 के दशक तक उड़ीसा में एक अलग भाषाई राज की मांग जोर पकड़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी बिहार ने बंगाल के खिलाफ की थी। ब्रिटिश सरकार ने द्वैत शासन लागू किया था, जहां भारतीय मंत्रियों को कुछ अधिकार मिले थे। उड़ीसा के कद्दावर नेता और मंत्री मधुसूदन दास को लगा कि इस व्यवस्था में उड़ीसा के हितों और स्वायत्तता के साथ समझौता हो रहा है, जिसके बाद मार्च 1923 में मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफा ने ब्रिटिश सरकार को झटका लगा, जिसके बाद उनकी जगह बिहार के सर गणेश दत्त को मंत्री बनना पड़ा। उड़ीसा के नेताओं की यह कूटनीति और जमीनी लड़ाई इतनी तेज थी कि आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार का पहला झटका लगा। उड़ीसा को काट कर एक अलग राज्य बना दिया गया। उड़ीसा के जाने के बाद भी बिहार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, क्योंकि उनकी असली ताकत उनके दक्षिणी हिस्से में छिपी थी, जहां भारत का सबसे बड़ा खनिज भंडार था। 1937 के चुनाव के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली सरकार बनी। आज़ादी के बाद बिहार ने विकास के सपने देखे, लेकिन 1952 की फ्रंट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जैसी नीतियों ने बिहार के औद्योगिकरण को भारी नुकसान पहुंचाया। आज़ादी के बाद दक्षिण बिहार के आदिवासी संथाल, मुड्डा, उरांव और हो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जमीन और खदानों का फायदा उत्तर बिहार और दिल्ली उठा रहा है, जबकि उनके हिस्सा में सिर्फ विस्थापन आ रहा है। तभी एंट्री होती है 1928 ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड दिलवाने वाले कप्तान जयपाल सिंह मुड्डा का, जिन्होंने 1950 के दशक में झारखंड पार्टी बनाई और 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने एक अलग झारखंड राज्य बनाने की मांग रखी। लेकिन दिल्ली की सत्ता ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और सिर्फ पुरुलिया जिला काटकर पश्चिम बंगाल को दे दिया। फिलहाल तो आंदोलन ठंडा पड़ गया, लेकिन 1970 और 80 के दशक में कहानी में एक नया और उग्र मोड़ आया, जब शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ। अब यह लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं थी, बल्कि खदानों में काम करने वाले गैर आदिवासी मजदूर भी इसमें शामिल हो गए। सालों की राजनीतिक रसाकसी, हड़ताल और सौदेबाजी के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से के 18 जिला को काटकर झारखंड बना दिया गया। इस एक फैसले ने रातों रात बिहार से उसकी 94% खनिज संपदा छीन ली। टाटा का जमशेदपुर, बोकारो का स्टील प्लांट और रांची जैसे बड़े औद्योगिक शहर अब बिहार का हिस्सा नहीं रहे थे। 1912 में पहचान की लड़ाई में शुरू हुआ यह सफर 1936 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड के बंटवारे तक पहुंचते पहुंचते बिहार का भूगोल पूरी तरह बदल चुका था। खदानें और फैक्ट्रियां भले ही छीन ली गई, लेकिन आज का बिहार अपनी सबसे बड़ी ताकत के दम पर फिर खड़ा हो रहा है, और वो ताकत है यहाँ के लोग और यहाँ का मानव संसाधन। अगर आपको राज्यों की कहानी का यह पहला एपिसोड पसंद आया तो जनबल चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कहानी किस राज्य की जानना चाहते हैं। जय हिंद।